वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.1। इसके लिए पहले हम इसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो पहली परिभाषा है समुच्चय। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है? जैसे एक साल में 12 महीनों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है और एक समुच्चय है। कैसे? क्योंकि एक साल में 12 महीनों के नाम वो सारे फिक्स है, जनवरी, फरवरी, दिसंबर। इनके नाम भी निश्चित है और इनकी संख्या 12 ये भी निश्चित है। इनके नाम और संख्या दोनों निश्चित है महीनों के, इसलिए यह सुपरिभाषित संग्रह हो गया और इसको हम समुच्चय कहेंगे। अब सुपरिभाषित संग्रह नहीं होता उसका उदाहरण बताओ। जैसे कि राजस्थान के 5 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी। तो हर स्कूल वाले का ओपिनियन अलग अलग हो जाएगा। एक स्कूल कहेगा कि नहीं मेरे विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा स्कूल कहेगा कि नहीं मेरे विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ है। तो इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो जिस संग्रह को हम निर्धारित नहीं कर सकते वो समुच्चय भी नहीं होता। इसलिए राजस्थान के 5 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय भी नहीं है। आगे, समुच्चय को बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर या कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, इस तरीके से इनको दर्शाते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय इसे जेड से दर्शाते हैं, बराबर ये मझला ब्रैकेट डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 मझला ब्रैकेट बंद। तो इसमें पूर्णांकों के समुच्चय में ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। ऋणात्मक यानी नेगेटिव, और 0 धनात्मक पूर्णांक और या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। आगे, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू से दर्शाते हैं। परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती है। इसमें Q जो हर होता है इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हर का मान कभी भी 0 नहीं आएगा। इस चिन्ह का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू या फिर बराबर नहीं है, यानी हर का मान या 0 Q का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा कभी भी। और P और Q क्या होंगे, पूर्णांक। अभी हमने पढ़ा पूर्णांक क्या होता है, माइनस वाले पूर्णांक, प्लस वाले और 0, ये सारे क्या है, पूर्णांक। तो P और Q का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जो संख्या परिमेय नहीं हो वो सारी अपरिमेय होती है। या फिर जिन संख्याओं को P/Q, ये किसका साइन है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q पूर्णांक हो, इस रूप में इसको व्यक्त नहीं कर सके। ऐसी संख्या जिनको इस रूप में व्यक्त नहीं कर सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर जो संख्या परिमेय नहीं हो उन्हें अपरिमेय कहते हैं। जैसे कि पाई, इसे पाई बोलते हैं। √3, √2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और वे वर्गमूल वाली अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाता है सिर्फ। जैसे कि 2, 13, 23। 23 में खुद का भाग जाता है और इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 13 में 13 का जाता है, 2 में 2 का जाता है। तो उन संख्याओं, ऐसी संख्या जिनमें खुद का भाग जाता है वो अभाज्य संख्या होती है। अगर अभाज्य संख्याओं पे घात 1/2 लग जाए, अभाज्य संख्या अंदर कोई भी अंदर अभाज्य संख्या उसकी घात 1/2 लग जाए, या फिर उसकी अंडर रूट हो जाए। अभाज्य संख्या का या तो अंडर रूट या वर्गमूल हो जाए या उसकी घात 1/2 लग जाए, एक ही बात है। तो वर्गमूल वाली जो भी अभाज्य संख्या है, इसको देखो √2 लिख लो, √3 लिख लो, या फिर 3 की घात 1/2 लिख लो, एक ही बात है। तो वर्गमूल वाली जितनी भी अभाज्य संख्या है, जैसे √13, √23, वर्गमूल वाली सारी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसके अलावा वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। अब दशमलव क्या होता है, जो पॉइंट होता है ना किसी भी संख्या, जैसे 2.3125, तो यहाँ पे पॉइंट को क्या बोलते हैं, दशमलव। और दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव के बाद की संख्याओं को देखते हैं। क्या, दशमलव प्रसार यानी दशमलव के बाद की संख्याओं को देखेंगे। तो दशमलव के बाद की संख्या है दशमलव प्रसार। आगे, अशांत क्या होता है, देखो अशांत क्या होता है, जो कभी शांत नहीं होता। जैसे लड़कियां कभी शांत होती है, नहीं होती, तो वैसे ही अशांत का मतलब जो कभी शांत नहीं हो, चलता ही जाए चलता ही जाए। जैसे कि 1/3, ठीक है। तो 1/3 क्या होता है, 0.3333 डैश 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 डैश, यानी ये आगे ख़त्म ही नहीं होता, आगे 3 आता ही जाता है। जो कभी ख़त्म नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अशांत। जो कभी ख़त्म नहीं हो उसको क्या बोलेंगे हम, अशांत बोलेंगे। तो जैसे कोई संख्या है, जैसे कि 0.4545 डैश 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 डैश, आगे चलता जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा,
तो ये जब जो ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद में उसका दशमलव प्रसार कभी ख़त्म नहीं होता, मतलब चलता ही जाता है, तो उसे अशांत बोलते हैं। और आवर्ती या अनावर्ती क्या होता है? आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग, यानी जो बार बार आ रहा है, एक फिक्स पैटर्न, संख्याओं के युग्म का ऐसा पैटर्न जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार दोहराया जा रहा है, उसे बोलते हैं आवर्ती। तो दशमलव प्रसार पॉइंट के बाद की संख्या, तो पॉइंट के बाद का एक पैटर्न देखो, देखो 45 आ रहा है, 45 आ रहा है, फिर वापस 45 आ रहा है, डैश डैश। तो ये है तो अशांत, आगे तक जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा कभी भी, लेकिन बार बार क्या रिपीट हो रहा है? बार बार 45 रिपीट हो रहा है, पैटर्न बन गया ना, एक 45 फिर 45 फिर 45 रिपीट हो रहा है। यानी संख्याओं का एक युग्म रिपीट हो, संख्याओं का कोई सा भी, जैसे 3 संख्या का एक युग्म, 4 संख्या का युग्म, मतलब कोई सा भी एक पेयर बन के और वो आगे रिपीट होता जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? आवर्ती। समझ में आया? आवर्ती का मतलब संख्याओं का एक फिक्स पैटर्न रिपीट होना चाहिए। आवर्ती का मतलब क्या हो गया? संख्याओं का एक फिक्स पैटर्न रिपीट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि अनावर्ती क्या होता है? अब जैसे अनावर्ती क्या होता है? 0.56521 डैश डैश डैश, ये तो पॉइंट यानी दशमलव, दशमलव के बाद की संख्या यानी दशमलव प्रसार, और आगे खत्म ही नहीं हो रही, डैश डैश आता जा रहा है, तो अशांत। अब आवर्ती है या अनावर्ती, ये चेक करो। तो देखो इसमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या? कोई पैटर्न बन रहा है? 5 के बाद में 6 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है इसमें कि कोई युग्म कोई रिपीट हो रहा हो। आप बोलोगे 5 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन हमको क्या रिपीट करना है? एक पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे 56 रिपीट होता, तो ये क्या बन जाता? पैटर्न रिपीट होना चाहिए, ना कि कोई पर्टिकुलर अंक। समझ में आया? इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कुछ भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? अनावर्ती। जिसमें रिपीटेशन नहीं हो वो क्या हो जाएगी? अनावर्ती। समझ में आया? तो ये संख्या क्या हो गई? देखो 0.56521 डैश डैश, ये संख्या क्या हो गई? अनावर्ती। अशांत दशमलव है, दशमलव के बाद का प्रसार दशमलव प्रसार, डैश डैश आगे शांत नहीं हो रही तो अशांत, और रिपीट नहीं हो रहा पैटर्न तो अनावर्ती। दशमलव प्रसार अनावर्ती हो जिसका, वो संख्या भी क्या होती है? अपरिमेय। तो 0.56521 डैश डैश, ये भी क्या है? अपरिमेय है। आगे समझ में? और एक नोट करके लिख लेना, 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। जबकि हमको पता है कि पाई बराबर 22/7 ही होता है, लेकिन 22/7 को परिमेय मानते हैं, पाई को अपरिमेय मानते हैं। आया समझ में? आगे देखो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं। 1 2 3 4 डैश 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 आगे तक, ये प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को डब्ल्यू से दर्शाते हैं, होल नंबर्स। ये 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 डैश डैश। उपरोक्त सभी समुच्चय समुच्चय के रोस्टर रूप है, यानी समुच्चय के 2 रूप होते हैं, एक तो होता है समुच्चय का रोस्टर रूप, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो जो ऐसे लिखते हैं, मझला ब्रैकेट और कॉमा लगा लगा के सारे समुच्चय के सारे अवयवों को लिख देंगे। ये सारे क्या है? 1 2 3 4, ये क्या है? समुच्चय के अवयव है। तो समुच्चय के अवयवों को कॉमा लगा लगा के लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? ऐसे रूप को क्या बोलते हैं हम? समुच्चय का रोस्टर रूप। आगे समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप में भी हमने समुच्चय का नाम लिख दिया, ए बराबर, आगे मैंने कोई संख्या x लिख दी। अब ये साइन क्या है? ये है सच दैट, यानी इस प्रकार है कि, क्या? इस प्रकार है कि, इसका मतलब इस प्रकार है कि इस समुच्चय में x है, तो वो इस प्रकार है कि, किस प्रकार है वो? x क्या है? एक पूर्ण संख्या है, x एक पूर्ण संख्या है, और ब्रैकेट बंद। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4, यानी समुच्चय निर्माण रूप हो गया। कौन से वाले का? इस पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप क्या हो गया? ये वाला। समझ में आ गया? समुच्चय निर्माण रूप में हम उसमें लिखेंगे कि हाँ ये ऐसा पैटर्न बन रहा है, जबकि रोस्टर रूप में एक एक अवयव को लिखेंगे हम। आया समझ में? अब देखो, ये एक साइन होता है ऐसा, ये इसको क्या बोलते हैं हम? एप्सिलॉन। ये क्या होता है? एप्सिलॉन। वैसे इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन अगर हम जैसे यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध रखता है, बिलोंग्स टू यानी संबंध रखता है। और अगर ये साइन लगा के काट दिया तो यानी नॉट बिलोंग्स टू, यानी संबंध नहीं रखता है, इसका मतलब संबंध नहीं रखता है। जैसे कि अब देखो, अगर जैसे मैंने ये साइन लगा दी, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने लिखा डब्लू क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो इसका मतलब क्या है? देखो इधर वाला है वो तो क्या है? फैमिली मेम्बर है, ऐसे मान लो, ये तो परिवार का सदस्य है 2 तो, और ये क्या है? परिवार है, बाद में आता है वो परिवार है। तो 2 कौन से परिवार से? डब्लू के परिवार से है, यानी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय से है। समझ में आया? तो देखो 2 इज एलिमेंट ऑफ डब्लू, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इज एलिमेंट ऑफ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इज एलिमेंट ऑफ,
या फिर बिलोंग्स टू, कुछ भी बोल लो इसको आप ना। एप्सिलॉन को क्या, इसको एप्सिलॉन को क्या बोल लो, इज एलिमेंट ऑफ हो या बिलोंग्स टू, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो मैंने क्या बोल दिया इधर, जैसे कि दो बिलोंग्स टू एन, यानी इसको हिंदी में तो बोलेंगे दो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन का अवयव है, दो समुच्चय एन का अवयव है, हिंदी में तो ऐसे बोलेंगे। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू इज एलिमेंट ऑफ एन, यहाँ पे टू बिलोंग्स टू एन, क्या टू बिलोंग्स टू एन या टू इज एलिमेंट ऑफ एन। और जैसे मैं ऐसे लिख दूँ, जीरो इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन, इसको क्या लिख दे, जीरो इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन, यानी जीरो समुच्चय प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन का अवयव नहीं है। प्राकृत संख्याओं में आता है कि जीरो नहीं आता, तो जीरो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन का अवयव नहीं है। या फिर जीरो एन से संबंध नहीं रखता है, जीरो नॉट बिलोंग्स टू एन, समझ में आया, इससे संबंध नहीं है ना जीरो का। आगे समझ में इस साइन का मतलब, या तो आप बोल दो इज एलिमेंट ऑफ, ठीक है, या फिर बिलोंग्स टू, या इस समुच्चय का अवयव है, हिंदी में आया। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर्स आर, ये परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन पढ़ो, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो हमको इसको कैसे लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो इसको सॉल्व करने का देखो मेथड क्या है, हम जो x की घात 2 है और अचर पद है -2, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, -2x स्क्वायर। अब 2 को ऐसे तोड़ लो कि गुणा करने पे 2 को, ऐसी कौन सी संख्या है, 2 संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पे 2 आता है। देखो -2 और 1 को गुणा करने पे आता है 2, और तो कोई बनेगा नहीं जिससे 2 बनेगा। ये -2 कैसे आएगा, -2 को 1 से गुणा करो, या फिर -2x स्क्वायर कैसे आएगा, या तो -2x को x से गुणा करो, या फिर -x को 2x से गुणा करो। समझ में आया, ऐसे आएगा। तो अब प्लस x किससे बन रहा है इन दोनों में से, देखो -2x में अगर x करेंगे, -2x प्लस x करेंगे तो क्या आता है, -x आता है। तो इन दोनों को तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। और -x में 2x और -x लेंगे, अगर अपन 2x और -x लेंगे तो देखो 2x में से x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x बच जाएगा, ठीक है। देखो प्लस का x आ रहा है ना, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाता है तो क्या आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, यानी प्लस का चिन्ह आ गया, प्लस का x आ गया इधर, यानी x भी लिख दो या प्लस का x, एक ही बात है। तो ये प्लस का x आ गया, देखो इन दोनों संख्याओं से क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। मतलब ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ने घटाने पे तो ये आना चाहिए प्लस का x, और उनको गुणा करने पे क्या आना चाहिए, इन दोनों के गुणा के बराबर। जैसे मैंने 2x और -x ले लिया, ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करो, तो गुणा करने पे क्या आ रहा है, -2x स्क्वायर। और इन दोनों को गुणा करो, x स्क्वायर और -2 को, इन दोनों को गुणा करने पे भी क्या आ रहा है, -2x स्क्वायर। समझ में आया। और x, और जो 2 संख्याएं लिए मैंने, उन दोनों संख्याओं से ये बनना चाहिए x, प्लस का x बनना चाहिए। तो 2 में से 1 घटाओ, कितना x बच गया, x बन रहा है ना। देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, 2x यहाँ पे देखो, इन दोनों का गुणा -2x स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों का गुणा -2x स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, आ गया। और 2x में से x गया तो कितना बचा, x। देखो इन दोनों से क्या मिल रहा है, ये प्लस का x मिल रहा है। अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब उसी संख्या से गुणा कर दो, उसी संख्या से भाग दे दो। तो x का भाग दे दिया मैंने दोनों साइड, और x से ही गुणा कर दिया। अब इधर -1 माइनस कॉमन लेते तो अंदर क्या आ जाता है, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, सारे माइनस के तो प्लस क्यों जाएंगे, ठीक है। तो x जब भाग देते हो तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। ऊपर घात 2 है, नीचे 1 है, 2 में से 1 गया 1, x की घात आ गई 1, तो x की घात 1 को हम लिखते हैं कि x ही लिखते हैं, x की घात 1 को हम, ठीक है। प्लस x से x कट गया, -1 x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या आ गया, x -1 x प्लस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, x -1 बराबर क्या आ गया 0, x प्लस 2 बराबर क्या आ गया 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई 1, और यहाँ से x की वैल्यू -2। तो इस समुच्चय का रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप में क्या आता है, समुच्चय, यहाँ पे मैं लिख दूंगी समुच्चय का रोस्टर रूप, समुच्चय का रोस्टर रूप क्या हो जाएगा 1 और -2, ये अवयव आया समझ में, 1 और क्या हो जाएंगे -2। अगला क्वेश्चन देखो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय x एक धन पूर्णांक है, x² लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको देखो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे,
इसको भी देखो बिल्कुल वही सिंपल सा ट्रिक है। इसमें क्या है, इस समुच्चय के अवयव कौन से, पहले तो ये चेक करो। समुच्चय में जो अवयव है वो कौन से, एक्स। एक्स धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक एक्स है, वो समुच्चय के अवयव है। यानी इस जो समुच्चय के अवयव है वो कौन से, एक्स है ना, एक्स अवयव है। एक्स जो जितने भी एक्स है, एक्स के टर्म, एक्स वाले पद है, वो सारे समुच्चय के अवयव है। और वो कौन से होते हैं, धन पूर्णांक। धन का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी धनात्मक। धन का मतलब धनात्मक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 ये सारी क्या धनात्मक संख्या है। और पूर्णांक यानी 1 2 3 4 ये सारे पूर्णांक ही है। तो धन पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्या है, पूर्णांक। और धन यानी प्लस की होनी चाहिए, तो सारी प्लस की है, नेगेटिव कोई सी भी नहीं है, जीरो भी नहीं है इसमें। समझ में आया। धन पूर्णांक का मतलब, धन पूर्णांक का मतलब जेड प्लस, यानी 1 2 3 4 5 ये सारी क्या है, धन का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी प्लस चिन्ह वाली। और पूर्णांक यानी पूर्णांक 1 2 3 4 5 6। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 में पूर्णांक 1 से लेके धन पूर्णांक लिख दिए मैंने, यानी पॉजिटिव पूर्णांक लिख दिए सारे, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। अब क्या करें, ये तो अपना एक्स है, अब एक्स स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर कितना, 1। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। अब कंडीशन इसने क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर है उसका मान क्या, 40 से छोटा होना चाहिए। ये एक मुँह है इसकी साइड, जिसकी साइड एक मुँह होता है वो क्या होता है, छोटा। यानी जो एक्स स्क्वायर की जितनी वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, किससे आएगी, 40 से छोटी आएगी। तो 40 से छोटी कौन कौन सी, देखो एक्स स्क्वायर की, 1 40 से छोटा है बिल्कुल, 4 भी 40 से छोटा है, 9 16 25 36 ये सारी 40 से छोटी है ना। ये जितनी भी वैल्यू वो सारी 40 से छोटी, लेकिन 49 तो क्या 40 से बड़ा आ गया, तो ये नहीं लेंगे हम। समझ में आया। यानी एक्स स्क्वायर की वो वैल्यू लेनी है जो 40 से छोटी हो। 36 भी 40 से छोटा है, 25 भी 40 से छोटा है, 9 भी 40 से छोटा है। समझ में आया। लेकिन 49 तो 40 से बड़ा हो गया, देखो 49 छोटा नहीं है, 40 से छोटा नहीं है। तो हम कौन सी ले लेंगे, 1 4 9 25 36 ये वाली वैल्यू। अब आप कई लोग क्या गलती करते हैं इसमें स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, इसमें क्वेश्चन में 1 4 9 36 25 36 इसको आंसर लिख देते हैं, जबकि ये नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन पढ़ो आराम से, देखो क्वेश्चन में क्या, एक्स धन पूर्णांक ये समुच्चय के अवयव है, ना कि ये तो केवल एक कंडीशन, शर्त है केवल एक कि हमको ये कंडीशन पालन करनी चाहिए। यानी जो आप एक्स के जो अवयव लोगे ना, उनका अगर वर्क करोगे ना, वो 40 से छोटे आने चाहिए। तो एक्स ले लिया मैंने, ये सारे अवयव ले लिए, और उसके बाद में इनका वर्क करने पे कौन कौन से अवयव है जो 40 से छोटे आ रहे हैं, केवल ये वाले अवयव है। तो अपने जो समुच्चय के अवयव तो केवल एक्स वाले अवयव है, ये तो केवल एक कंडीशन है, लेस देन 40 ये तो कंडीशन है केवल। तो अवयव कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गए, समुच्चय के अवयव। समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गए, यही समुच्चय के अवयव हो जाएंगे। तो ये जाएगा समुच्चय का रोस्टर रूप। समुच्चय का रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 40 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 4 भी 40 से छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 9 भी 40 से छोटा है, 4 का स्क्वायर 16 16 भी 40 से छोटा है, 5 का स्क्वायर 25 ये भी 25 भी 40 से छोटा है, 6 का स्क्वायर 36 36 भी 40 से छोटा है, 7 का स्क्वायर 49 49 40 से छोटा है क्या, नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे 7 को। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, समुच्चय का रोस्टर रूप। अगला समुच्चय ए बराबर 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो देखो इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप ये लिखना है हमको ना। तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं नीचे, ए बराबर क्या है यहाँ पे, ए बराबर 1 4 9 16 25 आगे क्या है, डैश डैश, ठीक है, ख़त्म नहीं हो रहा, मतलब आगे चलता ही जा रहा है। तो इसको मैंने लिख दिया, 1 को क्या लिख दिया 1 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, 16 को 4 स्क्वायर, 25 को 5 स्क्वायर, डैश डैश ख़त्म नहीं हो रहा। अब इस दर में लिखूंगी क्या, समुच्चय निर्माण रूप, क्या समुच्चय निर्माण रूप ऐसे लिखूंगी, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर देखो यहाँ पे जो फिक्स है, फिक्स कौन सी वैल्यू यहाँ पे देखो, देखो इसकी घात 2 2 सब में फिक्स है, सेम है सब में 2 2, तो घात तो क्या हो जाएगी 2, और बदल कौन रहा है, नीचे वाला आधार या बेस बदल रहा है, 1 2 3 4 5 ही बदल रहा है, तो इसको n मान लो, जो बदल रहा है वो n,
जो फिक्स है वो ऊपर, वो जो फिक्स है वो ऐसे कैसे लिख दो। तो घात 2 फिक्स है और n बदल रहा है तो n² हो गया, ठीक है। अब n का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ता ही जा रहा है, पता ही नहीं कहाँ तक है। तो n क्या है, ये प्राकृत संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 क्या है, प्राकृत संख्या है। तो n किसका समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का अवयव है। n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। तो n किसका समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n का अवयव है वो, यानी 1 2 3 4 5 किसके एलिमेंट है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n के अवयव है। आ गया समझ में। तो देखो उसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे x, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x, आगे सच दैट यानी इस प्रकार है कि x बराबर क्या मान लेंगे, n²। मैंने बताया ना आपको, ऊपर वाला घात 2 है और नीचे वाला बदलता जा रहा है, और जहाँ n क्या है, n क्या है, किसका अवयव है, n प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n का अवयव है। ये हो गया अपना समुच्चय निर्माण रूप। समझ में आया। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसमें हमको क्या करना है, मिलान। तो देखो पहला इसमें देख लो, कौन सा देख लेते हैं पहले, डी देख लो पहले, नहीं तो ए से स्टार्ट कर लो, कैसे भी कर लो आपकी इच्छा हो। वैसे ए देख लो, एक्स क्या है, एक धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मैंने अभी आपको बताया था, 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। आगे 18 का भाजक है, यानी एक्स 18 का भाजक है। अब 18 का भाजक का मतलब क्या होता है, इसका देखो ऐसा, जो जिस संख्या से एक्स है ना 18 का भाजक, यानी एक्स का भाग अब 18 में दे रहे हैं, या फिर ऐसे लिख लो 18 अपॉन एक्स, 18 भाग एक्स, यानी एक्स का भाग 18 में देने पर शेषफल 0 आ रहा है। समझ में आया। भाजक का मतलब जो यहाँ पे लिखा होता है उसको भाजक बोलते हैं, यानी एक्स का भाग 18 में देने पर शेषफल 0 आ रहा है, ठीक है। भाजक का मतलब समझ गए, इसका इसमें भाग देने पर इस शेषफल 0 आ रहा है। अब ये कैसे निकालेंगे, भाजक कैसे निकालते हैं। तो देखो इसको ज्ञात करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। 18 को क्या लिख लूँ, 1 गुणा 18, ठीक है। और उसके बाद में 18 में 2 का भाग दो, 2 नाम 18, ठीक है, 2 नाम 18। 18 में 3 का भाग दो, 3 छिंग 18। 18 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 6 का 6 3 18। तो देखो वही आ जाएगा सेम, कोई फ़र्क है कि दोनों सेम है। 6 गुणा 3 लिखो, 3 गुणा 6। आगे 9 दूनी 18, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 दूनी 18, तो वही आ गया सेम। कोई फ़र्क है कि दोनों में, नहीं है, सेम वही है। उसके बाद में 18 एकम 18 आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो 18 × 1 लिखो या 1 × 18, दोनों एक ही बात है, तो मत लिखो, ठीक है। तो कितने पेयर बन गए इसके, ये 3 बन गए। तो ये जितनी भी संख्या है 1 18 2 9 3 6, ये सारे क्या है, इसके 18 के भाजक है। जो इसके गुणनखंड में ये आ रहे हैं ना, ये सारी संख्या है। तो 1 2 3 6 9 18, ये सारी की सारी क्या है, 18 की भाजक है। यानी इन सब में 18 का भाग देने पर शेषफल 0 आता है। समझ में आ गया। कैसे निकालेंगे 18 का भाग, ये सब 18 का भाजक। दोबारा देखो, 18 बराबर मैंने क्या लिख दिया, 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6। तो 18 के भाजक कौन कौन से हो गए, 18 के भाजक हो गए 1 2 3 और कौन से 6 9 और 18। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 में आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, तीसरा आंसर, ठीक है। ए का क्या हो गया, थर्ड। लास्ट में आप दोबारा से मिलान करके लिख लेना अच्छे से। अब यहाँ पे सेकंड देखो, बी देखो, एक्स पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है, -3 -2 -1 -1 0 1 2 3, ये सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अब x² - 9 बराबर क्या है, 0। x² - 9 बराबर क्या है, 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा, a² - b², a² - b² बराबर 0 होता है। तो a² - b² क्या होता है, a - b a + b। a² - b क्या होता है, a - b a + b, ठीक है, बराबर 0। तो x - 3 बराबर 0 हो गया और x + 3 बराबर 0 हो गया। समझ में आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार तो 3 आ गई, एक बार क्या आ गई, -3। और 3 और -3 दोनों क्या है, पूर्णांक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x पूर्णांक है। तो अपना आंसर क्या हो गया, 3 - 3। समझ में आया। तो आप ये क्वेश्चन में कर देना, मैं इसको डिलीट करूँ, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, 3 - 3। x² - 3 बराबर 0। तो x - 3 x + 3 बराबर 0। तो x - 3 बराबर 0, x + 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 3, और ये -3 3 क्या है, ये पूर्णांक, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन हो गया, ये
किससे हो गया, किससे मैच कर गया, -3 किस में, फोर्थ में, ठीक है। तो बी का क्या हो गया, फोर्थ। आगे सी देखो, सी में क्या है, एक्स पूर्णांक है, ठीक है, और x + 1 बराबर क्या है, 1। तो x बराबर 1 में से 1 गया, 1 इधर ले आए तो माइनस का हो गया, तो 1 में से 1 गया 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इसमें क्या दे रखा है, x पूर्णांक है, तो 0 क्या है, पूर्णांक है बिल्कुल। अब 0 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये 0 आ रहा है सेकंड में, ठीक है, सेकंड में आ रहा है, लिख दिया मैंने। अब लास्ट में क्या है, डी, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल शब्द से x प्रिंसिपल शब्द का एक अक्षर है। तो मैं क्या है, जब भी समुच्चय लेते हैं तो किसी अंग्रेजी की स्पेलिंग से अगर हम समुच्चय बनाते हैं तो उसमें एक अक्षर को एक ही बार लेते हैं, चाहे से वो अक्षर एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, कितनी बार हो, लेकिन एक अक्षर को रिपीट नहीं करना है कभी भी। तो P, R के बाद में I के बाद में N के बाद में C, फिर I आ रहा है वापस। देखो I ऑलरेडी मैं यहाँ पे ले चुकी हूँ, तो मैं I को अब दोबारा नहीं लूँगी, एक अक्षर को एक बार। फिर वापस से P आ रहा है, I के बाद में क्या आ रहा है, P आ रहा है, तो P मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले चुकी हूँ, तो P को वापस से नहीं लूँगी। अब A नहीं लिया मैंने, L भी नहीं लिया, तो क्या हो गया, PRINCAL। तो ये D का कौन सा हो गया, फर्स्ट। अब देखो वापस से आप यहाँ पे लिख देना, फर्स्ट का जो भी है मिलान करके लिख देना यहाँ पे। फर्स्ट का किसके साथ किया, फर्स्ट का D के साथ, ठीक है, फर्स्ट का D है ना। और उसके बाद में सेकंड का कौन सा किया मैंने, 0 किसका आया था, सेकंड C के साथ है ना, सेकंड का C, तो यहाँ पे C। उसके बाद में लास्ट में थर्ड का क्या हो गया, 1 2 3 6 9 18 का क्या हो गया, A। इसका क्या हो गया, A। थर्ड का क्या हो गया, A। और फोर्थ का क्या हो गया, 3 - 3, 3 का कौन सा हो गया, B। फोर्थ का कौन सा हो गया, B। समझ में आया। तो ये लास्ट में मैंने आंसर लिख दिया मिलान करके सब। फर्स्ट का D, वो देखो फर्स्ट का कौन सा D, और सेकंड का C, ठीक है, और कौन सा थर्ड का A, और फोर्थ का B। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो फिक्स है उसको ऐसे ऐसे रख दो। तो यहाँ पे तो देखो सब कुछ चेंज हो रहा है, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो जब फिक्स कुछ भी नहीं हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को देखो, इसमें सबसे 1 और 2 में छोटा कौन है, 1। तो 1 को क्या मान लेती हूँ मैं, n, जो छोटी संख्या उसको n मान लो, ठीक है। अब मैं देखूंगी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 में 1 जुड़ रहा है, 1 + 1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2/2 + 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3/3 + 1 हो रहा है। यहाँ पे 4/4 + 1, यहाँ पे 5/5 + 1, यहाँ पे 6/6 + 1 हो रहा है। यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे एक संख्या जुड़ रही है। अंश अगर है, अंश n है तो हर क्या हो रहा है, n+1। ये फॉर्म बन रही है ना, n/n+1। समझ में आया, n/n+1। इधर 1 रखो, 1/2, 2 रखो, 2/3, 3 रखो n की जगह तो 3/4। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, n/n+1 की फॉर्म बन गई। अब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 6 तक है। इस जो नीचे वाला ये होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है। और अगर इसका मतलब क्या होता है, छोटा, इसका मतलब इधर जो होता है वो छोटा, और इधर जो 2 मुंह होता है जिस साइड, वो क्या होता है, बड़ा। अगर ये दोनों साथ में आ गए तो ये क्या होता है, बराबर, या तो बराबर है या छोटा है। इसको क्या बोलेंगे, या तो बराबर है या छोटा है, दोनों हो सकते हैं, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। समझ में आया। और जो n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में। यहाँ पे पहले तो हम लिख देंगे क्या, समुच्चय निर्माण रूप। आगे x, उसके बाद में क्या है, सच दैट x बराबर क्या, n/n+1, जहाँ n किसका अवयव है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n का अवयव है। और n का मान कहाँ से कहाँ तक है, अगर आप, मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप इसी लाइन में लिखना, ठीक है। और n का मान कहाँ से कहाँ तक है, n का मान है 1 से 6 के बीच में ना। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि ये कैसे लिखते हैं। देखो n की वैल्यू देखो 1 के बराबर है, n बराबर 1 है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बराबर लगा दिया, ये वाला ना। n की वैल्यू 6, इसलिए हमने यहाँ पे बराबर लगा दिया। अब 1 से 6 के बीच में n की वैल्यू क्या है, 1 से तो क्या है, बड़ी है। देखो 1 से बड़ी है ना, 1 के बराबर 1 से बड़ी है। देखो 1 से बड़ी 2 3 4 5 6, 1 से बड़ी, ठीक है। तो n की वैल्यू बड़ी, तो 2 मुझ की साइड आएगा, और बराबर है तो 1, n की वैल्यू 1 से बड़ी। समझ में आया। इसकी साइड 2 मुँह, यानी n 1 से बड़ा है, यानी 2 मुँह इसकी साइड, तो n क्या है, 1 से बड़ा है। अब इसकी साइड क्या है, 1 मुँह इधर,
तो नहीं n क्या है, छोटा है या 6 के बराबर, या तो 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। तो देखो सारी 6 से छोटी है, सारी n की वैल्यू। समझ में आया? अगला देखो, अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1, निम्न में से कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो जो भी मैं लैंग्वेज बोलूँगी आपको वैसी ही लैंग्वेज लिखनी है एग्जाम में। देखो पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखो कौन से है, जून, जुलाई और कौन सा, जनवरी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने में 3 वर्ष है, जून, जुलाई, जनवरी। ठीक है, यह सुपरिभाषित संग्रह है, चूंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है अतः यह समुच्चय है। चूंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि महीनों के नाम व संख्या, क्योंकि महीनों के नाम व संख्या निश्चित है, मतलब 3 महीने और उनकी संख्या, उनके नाम भी फिक्स है। हम बता सकते हैं कि ये महीने और है ना इतने 3 महीने है ना, ठीक है, वो निश्चित है, इसलिए यह समुच्चय है। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह क्योंकि सुपरिभाषित संग्रह क्यों है, क्योंकि इस महीनों के नाम और संख्या निश्चित है, इसलिए यह क्या है, समुच्चय है। समझ में आया? तो ये समुच्चय हो गया। आगे, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। तो ये तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते कि कौन लेखक ज़्यादा प्रतिभाशाली है। जिस चीज़ को हम डिसाइड नहीं कर सकते या निर्धारित नहीं कर सकते, वो सुपरिभाषित संग्रह भी नहीं होता और वो समुच्चय भी नहीं होता। तो हम लिखेंगे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय भी नहीं है, क्योंकि इसे हम निर्धारित नहीं कर सकते। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये कैसे करेंगे? ये सबका ओपिनियन देखो अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए विराट कोहली बेस्ट है, किसी के लिए सौरव गांगुली बेस्ट है। तो ये तो हम बता ही नहीं सकते कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो जिस चीज़ को हम निर्धारित नहीं कर सकते वो सुपरिभाषित नहीं होगा। हम लिखेंगे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के संग्रह को निर्धारित नहीं किया जा सकता, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः यह समुच्चय भी नहीं है, ये भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब मेरी कक्षा में सपोज 100 बालक है और 100 स्टूडेंट के नाम भी फिक्स है और उनका चेहरा सब कुछ फिक्स है कि हाँ ये है तो यही रहेगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता उसकी जगह। तो उनके स्टूडेंट की संख्या भी फिक्स है और स्टूडेंट यूनिक, हाँ ये स्टूडेंट है, ये रेशमा है, ये राम है, ये श्याम है, तो उनके नाम और उनकी संख्या फिक्स है। तो इसका मतलब वो सुपरिभाषित संग्रह, अतः ये समुच्चय है। इसको देखो लिखने का तरीका क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों की संख्या और नाम निश्चित है, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह यह समुच्चय है। क्यों? क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं की संख्या निश्चित है, 1 से 99 तक होती है ना, देखो 1 2 3 डैश 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 99 तक, ये सारी क्या है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है, अतः यह समुच्चय है। तो 5th भी क्या है, समुच्चय। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे उनकी संख्या भी निश्चित है, उनके नाम भी निश्चित है, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह है और यह भी समुच्चय है। इसको आप लिख दोगे, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या और उनके नाम निश्चित है, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह एक समुच्चय है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब देखो सम संख्या लिखो, पहले 0 2 4 6 8 डैश डैश, ये सारी क्या है, सम संख्या। आगे पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या हो गए, पूर्णांक कौन से होता है, पूर्णांक तो देखो -2 भी होता है, 0 भी होता है, 2 भी होता है, ये सारे, और -4 भी होता है, 4 भी होता है, ये सारे पूर्णांक होते हैं। तो लेकिन हमको क्या चाहिए, ओनली सम चाहिए, क्या, सम पूर्णांक चाहिए। तो क्या हो गया, देखो +-2 0 +-4, ये सारे क्या हो गए, सम पूर्णांक हो गए। तो ये भी क्या निश्चित है, हम बता सकते हैं कि सम पूर्णांक कौन कौन से है, तो इसको हम, ये भी क्या है, समुच्चय। यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह डैश 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 -4 -2 0 2 4 डैश डैश डैश, सभी पूर्णांकों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, अतः यह समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह।
इस अध्याय में देखो 6 प्रश्न है, कोई और भी अध्याय हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही हो। तो किसी भी अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह एक निश्चित संख्या होती है और प्रश्नों का फिक्स पैटर्न होता है कि ये प्रश्न है तो यही प्रश्न है। तो इस अध्याय में आने वाली सभी प्रश्नों की संख्या और उनका प्रारूप निश्चित है, इसलिए इस अध्याय में आने वाली सभी प्रश्नों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है और ये समुच्चय है। समझ में आया? तो ये भी क्या हो गया? समुच्चय। 7th, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब खतरनाक जानवर, मेरे ओपिनियन में खतरनाक जानवर सांप है और किसी और के ओपिनियन में खतरनाक जानवर शेर है, किसी और के ओपिनियन में खतरनाक जानवर चीता है। तो सबका ओपिनियन अलग अलग है, इसे हम निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसे हम निर्धारित नहीं कर सकते और यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय भी नहीं है। समझ में आया? तो हमारे समुच्चय कौन कौन से हो गए? फर्स्ट, थर्ड, आगे कौन सा? फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th और 8th। ये क्या हो गया? अपने समुच्चय। आगे देखो, माना ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू या फिर नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये इसका अवयव है या अवयव नहीं है, इज एलिमेंट ऑफ या फिर इज नॉट एलिमेंट ऑफ, ये भरिए। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे समुच्चय देखो, ये पहले सबसे पहले समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6, 5 क्या इस समुच्चय में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो 5 क्या है? समुच्चय ए का अवयव है। तो 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 बिलोंग्स टू ए या 5 समुच्चय ए का अवयव है? तो यहाँ पे तो ये वाला चिन्ह आ गया। अब 8 आ रहा है कि समुच्चय में 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो समुच्चय का अवयव नहीं है। इसके लिए क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू, या 8 समुच्चय का अवयव नहीं है, इसका चिन्ह क्या होता है? ये नॉट बिलोंग्स टू या फिर इज नॉट एलिमेंट ऑफ, या 8 समुच्चय का अवयव नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आएगा? 0। 0 आ रहा है किधर? 0 नहीं आ रहा, तो 0 भी क्या है? समुच्चय का अवयव नहीं है। और 4 आ रहा है इधर, 4 समुच्चय का अवयव है। देखो 4 आ रहा है इसमें, तो इसका अवयव है बिलोंग्स टू। 2 दिख रहा है इसमें? दिख रहा है बिल्कुल, तो 2 समुच्चय का अवयव है। 10 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, 2 समुच्चय में है ही नहीं, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर 10 समुच्चय का अवयव नहीं है, या 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। आया समझ में? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सबको। 5 क्या है? इस समुच्चय में अवयव है इसका, और 8 नहीं है इसका अवयव, और 0 है क्या? 0 भी नहीं है इसमें, तो 0 भी नहीं है, 0 नॉट एलिमेंट ऑफ। आगे 4 दिख रहा है आपको? 4 है बिल्कुल, इसका अवयव है, 4 इसमें है। 2 भी इसका अवयव है। छठा 10 इसमें नहीं है, तो ये नहीं है। समझ में आया? आगे देखो अगला, समुच्चय ए बराबर x पूर्णांक और x का मान -3 से 7 के बीच में है। सबसे पहले आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। x क्या है? पूर्णांक है, और x का मान किसके बीच में? -3 से 7 के बीच में है। तो देखो इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि ये नंबर लाइन है कोई, ठीक है। यहाँ पे 0 0 1 2 3 डैश डैश डैश, यहाँ पे मैंने 7 मान लिया, इधर 6 है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में संख्या है, इधर -1 -2 -3। अब x का मान -3 से 7 के बीच में है, ठीक है। -3 से 7 के बीच में है, इसका मतलब x का मान बड़ा है। 2 मुँह है, तो x का मान किससे बड़ा है? -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ी संख्या कौन सी है? देखो जस्ट -2 है। इधर जाने पे अगर इस साइड जाएंगे तो संख्या क्या होती है? बढ़ती है। क्या बढ़ती है? इंक्रीज होती है। तो -3 से बड़ी संख्या कौन सी है? -2। तो -3 से बड़ी -2 आ गई। -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो x का मुंह क्या है? इस छोटा है, एक साइड है इसका मुंह, इसका एक मुंह, यानी x क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? 7 से। x छोटा है क्योंकि जिसकी साइड एक मुंह होता है वो छोटा होता है, तो x 7 से छोटा है। तो 7 से छोटी x की संख्या कौन सी हो गई? 6 तक हो गई। 7 से छोटी कौन सी? 6 5 4, ये सारी, यानी ये किसके बीच में? -3 से 7 के बीच की संख्या है। देख लो इधर, समझ में आया? तो -3 से 7 के बीच के पूर्णांक है सारे। तो ये क्या हो गया? अपना आंसर। बस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? समुच्चय का रोस्टर रूप। पहले क्वेश्चन लिखूंगी, एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ, इसी तरीके से करना आपको। x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, वह x का मान क्या है? -3 से 7 के बीच। पहले क्वेश्चन उतारोगे, उसके बाद में क्या करोगे? समुच्चय का रोस्टर रूप। क्या लिखोगे? समुच्चय का रोस्टर रूप। समुच्चय का रोस्टर रूप लिखने के बाद में फिर यहाँ पे एक समुच्चय का नाम लिखोगे। कौन कौन सी संख्या आ गई? -2 -1
0 1 2 3 4 5 6। आगे समझ में? तो ये क्या हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बी। एक्स संख्या 6 से कम, इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ तक का जो फॉर्मेट है ये आपको खुद को करना है, मैं केवल आपको डायरेक्ट ही लिखाऊंगी। ये हर क्वेश्चन में आपको खुद को लिखना है, ये वाला यहाँ तक का फॉर्मेट, ठीक है। आगे देखो, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। संख्या 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5। 6 से छोटी यही है, 1 से 5 तक संख्या है, वो संख्या 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। तो क्या हो गया इसका, 1 2 3 4 और 5। अब थर्ड देखो, समुच्चय सी देखो, ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है। यानी है तो वो प्राकृत संख्या, लेकिन कितने अंकों की है, 2 अंकों की, एक अंक इधर एक अंक इधर, जिसके अंकों का योग 8 है। तो ऐसी संख्या देख लेते हैं हम जिसके अंकों का योग 8 है। तो देखो क्या करेंगे हम, 8 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, 0। तो देखो एक तो 0 8 बनी, एक 80 बनी। तो किसी भी संख्या के पहले 0 को हम काउंट नहीं करते। तो ये तो क्या हो गई, एक अंक की हो गई। ये तो किसकी है, एक अंक की है, केवल एक डिजिट ही एक अंक की है। 2 अंकों की कौन सी है, केवल ये है। और हमें कितने अंकों की संख्या चाहिए, केवल 2 अंकों की चाहिए। तो इसलिए हमने 8 को हटा दिया, ठीक है। 8 नहीं लिया, इसलिए हमने 0 8 या फिर 8 एक ही बात है। अब हमारे पास क्या हो गई, 80। अब एक में कितना जोड़ूँ कि मेरे पास 8 मिल जाए, 7। तो एक संख्या 17 हो गई, एक क्या हो गई, 71। ऐसे ही आगे 2 में कितना जोड़ूँ कि 8 मिल जाए, 6। तो एक 62, एक 26। आगे 3 में कितना जोड़ूँ, 5, तो 8 मिल जाएगा। तो 35 और कितनी, 53। आगे 4 में कितना जोड़ूँ कि मेरे को वो 8 मिल जाए, 44। ठीक है, तो कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 संख्या हो गई। अब इसको लिख दो समुच्चय का रोस्टर, यहाँ पे लिख दो इसको। कैसे लिखोगे, एक तो हो गई 80 और 1 और 7 8 71, 2 और 6 8, 3 और 5 8 53 और कौन सी 44, टोटल 8 संख्या हो गई। अब देखो इसको आप थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख दो इसको, तो ज़्यादा बेटर लगेगा। 17, 17 के बाद में 26, 26 से बड़ी 35, 35 से बड़ी 44, 44 से बड़ी 53, 53 से बड़ी कौन सी 62, 62 से बड़ी 71, 71 से बड़ी 80। ठीक है, 1 2 3 3 और 3 6, 6 और 2 8, टोटल 8 संख्या हो गई। समझ में आया। और यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन अब देखो, x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था भाजक क्या होता है, 60 की भाजक बनाना है। x क्या है, अभाज्य संख्या है ना। जब भी अभाज्य संख्या पूछे ना, तो अभाज्य संख्या के लिए देखो आप क्या करोगे, उसके गुणनखंड निकाल लो। यानी 60 की भाजक का मतलब x ऐसी संख्या है जिसमें 60 का भाग, भाजक का मतलब जो यहाँ पे लिखा होता है वो भाजक होती है। 60/x, x भाजक है। 60 भाग x, तो यहाँ पे x भाजक है। यानी भाग देने पर शून्य शेष पर लाए तो वो संख्या क्या होती है, भाजक होती है। समझ में आया। जिसमें भाग देने पर क्या हो, शून्य शेष पर लाए, वो संख्या भाजक होती है। अब देखो 60 के मैंने क्या किया, गुणनखंड निकाल लिए। 2 तिया 6, 2 का इसमें भाग दिया, 15 बार गया। उसके बाद में 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 60 के गुणनखंड क्या बन गए, गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 5। 2 क्या है, अभाज्य संख्या। और 3 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या। 5 भी अभाज्य संख्या। जिस संख्या में खुद का भाग जाता है वो अभाज्य संख्या होती है। 2 3 5 क्या अभाज्य संख्या है। इसके अलावा ये क्या है, 60 की भाजक भी है। जो 60 के गुणनखंड में आता है उसके भाजक भी होते हैं। तो 2 3 5 भाजक तो है ही 60 की, साथ में क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो 2 3 5 60 की अभाज्य भाजक है। कैसी भाजक है, अभाज्य संख्या है और भाजक भी हो 60 की। तो हमारी क्या हो गया, हमारे आंसर में हमारा आंसर क्या हो गया, 2 3 5। समझ में आया। तो यहाँ पे आप वही जैसे मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन, उसी हिसाब से आप लिख देना लास्ट में। तो डी आंसर क्या हो गया, 60 की भाजक कौन कौन सी हो गई, 2 3 5 की अभाज्य संख्या भी और 60 की भाजक भी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 3 5। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो आप, 5th, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखो एक अक्षर को इसमें हम क्या लेते हैं, एक बार तो टी ले लिया, आर ले लिया, आई जी ओ एन। ठीक है, एन के बाद में ओ देखो वापस से आ गया। एक ही बार लेते हैं एक अक्षर को, तो ओ नहीं लेंगे हम, एक अक्षर को एक बार लेते हैं। एम के बाद में ई के बाद में टी,
टी पहले से ऑलरेडी आ चुका है तो इस टी को हम दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। इधर देखो, एक अक्षर को एक ही बार लेना है, ठीक है। तो टी ले लिया, आर आई जी ओ एन, एन के बाद में वापस से क्या आ गया, ओ आ गया, तो ओ को हम नहीं लेंगे। एम, एम के बाद में ई, ई उसके बाद में टी, टी पहले हम ले चुके हैं देखो यहाँ पे, तो इसलिए टी को दोबारा नहीं लेंगे हम। एक अक्षर को एक ही बार लेना है, जब भी समुच्चय बनाएंगे तो एक अक्षर को एक ही बार लेना है। अब वापस से क्या आ गया, आर, आर पहले आ चुका है देखो, ऑलरेडी इधर आ चुका है, तो आर को भी नहीं लेंगे। अब क्या आएगा, ओनली वाई आएगा। तो देखो कितने हो गए, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। अंग्रेजी वर्णमाला की कोई स्पेलिंग दे रखी है हमको, अंग्रेजी वर्णमाला की स्पेलिंग है, उससे हमको समुच्चय बनाना है, तो एक अक्षर को एक ही बार लेंगे। जैसे टी अगर 2 बार आ गया तो उसको एक बार लेंगे केवल, चाहे से वो कितनी बार भी आए, लेकिन हमको कितनी बार लेना है, समुच्चय बनाते टाइम पे एक बार लेना है बस। समझ में आया। अगला देखो 6 क्वेश्चन देखो, ऐप क्या हो गया, बेटर, बी आ गया, ठीक है। ई, बेटर बी ई, डबल टी का केवल एक बार, मैंने बोला था एक अक्षर को एक बार लेते हैं। अब देखो ई यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे भी आ गया, तो ई ऑलरेडी हम ले चुके हैं ना पहले, तो इसलिए हम ई को क्या करेंगे, दोबारा नहीं लेंगे ई को, तो केवल एक ई तो पहले ले चुके हैं, तो इसलिए ई को एक बार ही लेना है। अब आर, तो इसका क्या हो गया समुच्चय, बी ई टी आर, क्यों, बी आ गया, उसके बाद में ई आ गया। अब टी क्या है, 2 बार, तो 2 बार में से हम कितनी बार लेंगे, एक बार, एक बार ले लिया, तो बी ई टी, और उसके बाद में क्या, ई पहले ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो ई को नहीं लेंगे, अब बी ई टी आर, बस केवल ही होगा। यानी कितनी भी बार आए उससे हमको मतलब नहीं, हमें एक अक्षर को एक ही बार लेना है समुच्चय बनाते टाइम पे। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो 4th क्वेश्चन देखो, निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। तो पहला क्वेश्चन 3 6 9 12, तो समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा इसका, पहले तो मैं इसको लिख लेती हूँ, क्या 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, ठीक है। 9 को क्या लिख सकते, तो यहाँ पे देखो फिक्स क्या है, यहाँ पे देखो 3 तो फिक्स है सब में, 3 क्या है, फिक्स है, तो 3 आ गया। बदल कौन रहा है, 1 2 3 4, जो इसके गुणा में है एक, ये बदल रहा है। एन का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक है, ठीक है, 1 से 4 तक है एन, तो जो बदल रहा है उसको एन मान लो। 3 इंटू एन क्या होता है, 3n, तो ये 3n हो गया, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1 से 4 तक है। देखो 1 2 3 4 है, ठीक है, तो एन की वैल्यू 1 से 4 तक है, और 1 से 4 तक की वैल्यू क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, तो एन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का अवयव है। एन किसका अवयव है, प्राकृत संख्याओं का अवयव है। आ गया, तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख लो, क्या, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे आप, मैंने क्या मान लिया, x, इसका मतलब है सच दैट, यानी इस प्रकार है कि, इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब सच दैट। आगे x बराबर क्या, 3n, क्या माना था मैंने, 3n, जहाँ n किसका अवयव है, प्राकृत संख्याओं का, ठीक है। और n का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 के बीच में। n का मान कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक आ रहा है ना, देखो n की वैल्यू 1 2 3 4, तो 1 से 4 तक लिख दिया। n की वैल्यू, इसका मतलब 2 मुँह है, यानी n की वैल्यू बड़ा है। n किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, इसका मतलब है n 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, और 1 से बड़ा 2 3 4 1 से बड़ा है। और यहाँ पे क्या, n की साइड 1 मुँह, यानी n छोटा है, किससे छोटा है, और यहाँ फिर बराबर है, नीचे बराबर है, छोटा है या किसके बराबर है, 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। देखो 4 के बराबर है n, और 4 से छोटा 3 2 1, 4 से छोटे। समझ में आया इसका मतलब, एक्सप्रेशन का मतलब, यानी n की वैल्यू 1 से 4 के बीच में है और 1 से 4 के बराबर भी हो सकती है। अगला देखो, अगला एक्सप्रेशन देखो, सेकंड 2 4 8 16 32, तो इसको भी हमने क्या किया, ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। 2 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, सॉरी 2 की घात 1, 2 की घात 2, 4 क्या होता है, 8 क्या होता है, 2 की घात 3, 16 2 की घात 4, 32 क्या होता है, 2 की घात 5। इतना समझ में आया। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो 2 तो फिक्स है, 2 फिक्स है तो 2 लिख दिया। अब बदल कौन रहा है, घात 1 2 1 2 3 4 5, बदल ऊपर घात बदल रही है तो घात को n लिख दिया। और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक है n की वैल्यू, और 1 से 5 ही क्या होती है, प्राकृत संख्या, n इज एलिमेंट ऑफ n। समझ में आया, इसको कैसे लिखेंगे फिर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, समुच्चय निर्माण रूप। क्या लिखूँगी, समुच्चय निर्माण रूप बराबर
एक्स आगे सच दैट यानी इस प्रकार है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स बराबर क्या है 2 की घात n, जहाँ पे n क्या है, जहाँ पे n किसका है, समुच्चय n का अवयव है और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n का अवयव है और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। 5, 25, 125, 625। 5, 25, 125, 625। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ब्रैकेट 5 की घात 1, 25 क्या होता है 5 की घात 2, 125 5 की घात 3, 625 5 की घात 4। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा इसका, 5 की घात एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या है, 5 तो फिक्स है, घात बदल रही है तो इसलिए ऊपर n आ गया। n की वैल्यू कहाँ है, 1 से लेके 4 तक है। देखो घात 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो n बदल रहा है तो n आगे, जहाँ n इज एलिमेंट ऑफ n, वह n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक है। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक है ना, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, मैंने नीचे लिख देती हूँ 1 से 4 ऐसे लिखा है ये ना, ये आपको समझ में नहीं आ रहा ऊपर, तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया दोबारा। x बराबर 5 की घात n, n इज एलिमेंट ऑफ n, वह n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 के बीच में। समझ में आया। ये क्या है, वह, या फिर और लिख दो इसकी जगह, मेरे यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने वह लिखा, आप और भी लिख सकते हो इसकी जगह और। ये क्या हो गया अपना आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, 4th। 2, 4, 6। तो देखो इसको लिखने के 2 तरीके हैं, 2, 4, 6 डैश डैश डैश। ठीक है, डैश डैश। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 6 को 2 तिया 6 डैश डैश डैश, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नहीं 2 की टेबल या 2 का पहाड़ा है ये। तो देखो 2 तो फिक्स है, आगे 1 2 3 4 ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। 2 तो फिक्स है, तो 2 क्या बदल रहा है इसके गुणा में, 1 2 3 4 इसके गुणा में, यानी जो बदल रहा है उसको n मान लो, तो 2 को n से गुणा करो तो 2n, तो क्या आएगा 2n। और जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यानी n की वैल्यू क्या प्राकृत संख्या है ना। ये तो गिन ही नहीं सकते कहाँ तक है, बस प्राकृत संख्या इतना पता है हमको, 1 2 3 4 क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। समझ में आया। अब देखो इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या लिखोगे, समुच्चय निर्माण रूप, तो क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट सच दैट x बराबर क्या 2n, जहाँ n इज एलिमेंट ऑफ क्या n, जहाँ पे क्या n इज एक एलिमेंट ऑफ n। इसको इसका एक तरीका और है क्या, यहाँ फिर x क्या है, सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। अब देखो ये कैसे है, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब 2 0 2 4 6 ये 8 ही क्या सम संख्या है। और प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्याओं में तो 0 आता ही नहीं है, वो कहाँ से शुरू होगी, 1। तो ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है, सम और प्राकृत संख्या है। समझ में आया। 2 4 6 8 ये क्या है, सम संख्या है भी और प्राकृत संख्या है भी है। आ गया समझ में। अब देखो अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, 1 4 9 100। 1 4 9 डैश डैश डैश, आगे क्या है 100। तो इसको मैं क्या लिख दिया मैंने, 1 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, 100 को क्या लिख दिया मैंने 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे फिक्स क्या है, घात है वो फिक्स है, और नीचे क्या है n क्या आ रहा है यहाँ पे 1 2 3, जो बेस या आधार क्या हो रहा है बदल रहा है। देखो 1 2 3 डैश 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 10, तो 1 से लेके 10 तक है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक है। किसका मान बदल रहा है, जिसका मान बदल रहा है आधार का मान n, उसको n मान लिया। और ऊपर घात क्या है, वो तो फिक्स है, सब में 2 है तो वो फिक्स है, उसको 2 लिख दिया n स्क्वायर। और n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है 10 तक है, तो n की वैल्यू 1 से 10 तक। और 1 से 10 ये संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो n किसका अवयव है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का अवयव है। समझ में आया। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगी, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप x ब्रैकेट सच दैट, उसके बाद में x बराबर
क्या n की स्क्वायर, n का स्क्वायर या n की घात 2, जहाँ n इज एलिमेंट ऑफ क्या n, व n का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 10 तक। समझ में आया? तो ये क्या हो गया उसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इन सब निम्न समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब है इनको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखो पहला देखो x क्या है, विषम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 सारी क्या होती है प्राकृत संख्या। और विषम संख्या चाहिए हमको, केवल क्या चाहिए हमको, केवल विषम संख्या चाहिए। तो विषम संख्या देखो क्या हो जाएगी, विषम संख्या होती है 1 3 5, यानी विषम प्राकृत संख्या का मतलब है हमको विषम और प्राकृत इन दोनों संख्याओं में से जो कॉमन है वो लेना है। ऐसी संख्या जो विषम भी होनी चाहिए और प्राकृत भी होनी चाहिए। तो पहले तो हम देख लेते हैं प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये प्राकृत संख्या होगी। अब इसमें से विषम छाट लो, 1 3 5, ये क्या हो गई विषम भी, ये प्राकृत भी और विषम भी हो गई, ठीक है, 1 3 5 7। समझ में आया? पहले मैंने क्या लिख दिया, प्राकृत संख्या है, फिर प्राकृत संख्याओं में से क्या छाट लो, विषम संख्या। तो कौन सी हो गई, 1 3 5 7 डैश डैश डैश। तो ये क्या हो गया ऑप्शन, इसका पहले का आंसर। दूसरा, x क्या है, एक पूर्णांक है जिसका मान -1/2 से 9/2 के बीच में है। तो इसको देखो नंबर लाइन से देख लो, इसको आप कैसे, नंबर लाइन से देखो, ये नंबर लाइन बना दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या -1 -2। अब देखो -1/2 का मतलब क्या होता है, -0.5, 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5। तो 4.5 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में समथिंग यहाँ पे, ठीक है। और -0.5 क्या होगा, 0 से जो इधर वाली संख्या होती है क्या होती है, माइनस में होती है। तो -0.5 कहाँ पे आएगा, -0.5 देखो 0 से इधर, ये माइनस इधर आएगा तो -0.5 इधर आएगा समथिंग, ठीक है, इसके आसपास आएगा। अब ये क्या बोल रहा है, ऐसी संख्या पता करनी है हमको जो -0.5 से और 4.5 के बीच में हो, इनके बीच में होनी चाहिए, यानी -0, एक्स की क्या है बड़ा है, 2 मूल है ना एक्स की साइड यहाँ पे, तो एक्स किससे बड़ा है, -0.5 से बड़ा है। तो -0.5 से बड़ी संख्या इधर आती है, ये क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम। ये जो इधर जाता है ना, ये कौन सा क्रम होता है, नंबर लाइन पे बढ़ता हुआ क्रम। तो -0.5 से बड़ी संख्या देखनी तो इधर जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। किस साइड जाना पड़ेगा, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट। तो देखो -0.5 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 0 हो गई, 1 हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे डैश डैश, ठीक है। तो -0.5 से बड़ी संख्या एक तो इधर वाली हो गई, 0 से स्टार्ट हो गई। आगे आगे क्या है, x का मान क्या है, छोटा है 0.5 से, यानी x की साइड क्या है 1 मुँह, इसका मतलब x किससे छोटा है, 4.5 से छोटा। अब 4.5 से क्या छोटा, तो 4.5 से छोटा, तो इधर संख्या जो होती है ना, इधर जाने पे अगर हम नंबर लाइन पे इधर आते हैं तो ये क्या होती है, अगर नंबर लाइन पे दाएं से बाएं आते हैं तो ये क्या होता है घटता हुआ क्रम। कौन सा होता है, घटता हुआ क्रम। तो नंबर लाइन पे हम इधर आ रहे हैं इस साइड, तो 4.5 से छोटी संख्या चाहिए हमको, तो घटता हुआ क्रम चाहिए। तो कौन सा होगा, देखो इससे छोटी संख्या 4.5 से छोटी, एक तो 4 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई। तो यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में देखो आप, तो -0.5 ये और 4.5 ये वाला, इनके बीच में कौन कौन संख्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। समझ में आया? तो कौन कौन सी हो गई, 0 1 2 3 4। तो इस ग्रुप में कौन कौन संख्या आ गई अपनी, 0 1 2 3 और 4, ये क्या हो गया अपना आंसर। आगे x एक पूर्णांक है जिसमें x² का मान 4 या 4 से छोटा है। देखो इसमें क्या है, समुच्चय में अवयव कौन, वो ये उदाहरण की तरह क्वेश्चन है, x एक पूर्णांक है, ठीक है, इस समुच्चय के अवयव कौन है, x पूर्णांक है, वो इसका अवयव है। लेकिन कंडीशन क्या है, ये क्या कंडीशन है केवल, जिसमें x² जिसका वर्ग करने पर वो किससे आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। किससे छोटा आना चाहिए, 4 से छोटा, और उसके बराबर भी आ सकता है। समझ में आया? तो पहले हम देख लेते हैं पूर्णांक, देख लेते हैं ना, जैसे डैश 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 पूर्णांक, -3 -2 0 -1 0 1 2 3, ये सारे क्या है पूर्णांक। अब ये सारे क्या x है, हमको समुच्चय के अवयव हमारे इनमें से ही है, लेकिन हमको ये नहीं पता कौन से है। तो हमने x² कर लिया, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर कितना 4, और -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर किया तो कितना 9। अभी क्या बोल रहा है, x² जो आएगा ना वो
या तो 4 के बराबर आए या फिर 4 से छोटा है। एक मुझ की साइड है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर छोटा है। एक्स स्क्वायर का मान 4 से छोटा या 4 के बराबर आना चाहिए। तो देखो 4 से छोटी देख लो, 4 से छोटा कौन सा इधर, 4 से छोटा एक तो ये है, एक है। 4 से छोटा कौन सा, एक तो ये वाला 1 0 1, 1 0 1 है ना, ये 4 से क्या है, छोटे हैं। और 4 के बराबर भी हो सकता है, तो 4 4 के बराबर वाले ये और ये, ठीक है। तो ये किससे बन रहा है, ये कौन कौन से एक्स के कौन से अवयव है जो 4, जिसे 4 0 1 4 बना रहे हैं, वो कौन से, -2 1 0 2। समझ में आया, दोबारा देख लो इसको एक बार आप। यानी -2 -1 0 1 2, ये क्या है, एक्स के अवयव है, ये समुच्चय के अवयव है। अपना आंसर तो ये होगा। अब देखो ये तो क्या अपने लिए एक्स है, अब इनका एक्स स्क्वायर करके देखो, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर क्या 1, 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो एक्स स्क्वायर के अवयव है ना, ये क्या होनी चाहिए, 4 या 4 से छोटे, या तो 4 से, या तो 4 के बराबर होनी चाहिए, या फिर 4 से क्या छोटे होने चाहिए, क्या, या तो 4 के बराबर या 4 से छोटे होने चाहिए। देखो ये 4 के बराबर है, 4 भी 4 के बराबर है, और 1 4 से छोटा है, 0 भी 4 से छोटा है, 1 भी 4 से छोटा है। समझ में आया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यानी समुच्चय एक्स, समुच्चय इस समुच्चय के अवयव एक्स, उसका वर्ग करने पर, यानी उसका वर्ग यानी एक्स स्क्वायर करने पर वो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, 4 के बराबर या 4 से छोटी। तो केवल -2 -1 0 1 2 इनको लेने पे ही बन रहा है। अगर सपोज मैं यहाँ पे -3 ले लेती, तो -3 ले लेती, एक्स का मान -3 होता, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती, 9। तो 9 4 से छोटा है क्या, देखो है क्या 4 से छोटा, नहीं है ना, 9 4 से छोटा है ही नहीं, तो इसलिए हमने -3 को नहीं लिया। समझ में आया कैसे लिया। तो अब मैं लिख दूंगी यहाँ पे समुच्चय सी के अवयव, -2 -1 0 1 2, ये क्या हो गया अपना आंसर। अगला देखो फोर्थ, डी में क्या हो गया, इसमें लोयल शब्द का अक्षर है, तो लोयल का एल ले लो, फिर ओ, फिर वाई, फिर ए। अब एल मैंने बोला जब भी समुच्चय के अवयव बनाते हैं तो एक अक्षर एक ही बार आता है, तो एल 2 बार आ गया, तो एक बार ले चुकी हूँ मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी, तो दोबारा नहीं लूँगी। समझ में आया, तो एल को एक बार ही लिया है, तो एल ओ वाई, इसका क्या आंसर हो गया ये। अब 5th देखो, एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो हमको ऐसे महीनों के नाम लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। जनवरी में तो 31 होते, तो जनवरी नहीं आएगा। फरवरी 28 या 29 की होती है। मार्च, इसमें भी 31 होता है। अप्रैल में नहीं होते 31 दिन, अप्रैल में 30 होता है। और मई में भी 31 दिन होते हैं। जून में नहीं होती 31 दिन, ये भी आ सकता है, ठीक है। जुलाई अगस्त में 31 होते हैं। और सितंबर में भी क्या होते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक है। और अक्टूबर में भी 31 दिन होते हैं। नवंबर में होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं। यानी हमको कौन से समुच्चय लेना है, ऐसे महीनों का समुच्चय लेना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, यानी जिसमें 28 या 29 दिन हो, या फिर क्या हो 30 दिन हो, वो महीने लेने हैं। तो फरवरी में 28 या 29 होती है, अप्रैल 30 का, जून भी 30 का, सितंबर 30 का, नवंबर 30 का। तो कितने महीने हो गए, 5 महीने। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया, जिसमें 30 या 28 या 29 दिन हो वो लेने अपन को महीने। एफ, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन से होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। ए ई आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं, और इनको छोड़ के जितने भी होते हैं उनको व्यंजन बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो देखो मैं स्टार्ट करती हूँ, के से पहले जो आता है वो, तो ABCD बोलो। ए तो क्या हो गया, स्वर या वोवेल, ए स्वर हो गया, इसको हटा दो। बी सी डी ई भी क्या है, स्वर, इसको भी नहीं लेंगे। एफ जी एच आई भी स्वर हो गया, इसको भी नहीं लेंगे। जे व्यंजन है बिल्कुल। के से पहले के लेने, ना कि के को। देखो क्वेश्चन में दे रखा है के से पहले के बताओ, ना कि के को। के को शामिल नहीं करना, के से पहले वाले बताने हैं। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर क्या हो गया, BCDFGHJ, ये अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, बाईं ओर से रोस्टर रूप में लिखित दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो देखो पहले मैं इसको ए देख लेती हूँ। एक्स क्या एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो देखो मैंने बताया था 6 की भाजक यानी क्या करोगे, उसके गुणनखंड निकाल लो। जब भी पूछे ना क्वेश्चन में कि अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है, तो इसके गुणनखंड निकाल लो 6 के, आप डायरेक्ट 6 के गुणनखंड निकाल लो, ठीक है। 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। तो यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों क्या है, 6 के भाजक है। इसका मतलब 2 और 3 का 6 में भाग देने पर शेषफल 0 आता है। भाजक का मतलब जो इधर आता है, ये 2 भी भाजक है
और 3 भी भाजक है। इसका भाग देने पर इन पर शेषफल शून्य आएगा। जिनका ऐसी संख्या है जिनमें इसका भाग देने पर शेषफल शून्य आएगा, वो उसकी क्या हो जाएगी, भाजक। तो 3 भी इसकी भाजक है, 2 भी इसकी भाजक है। और ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाता है वो अभाज्य संख्या होती है। 2 और 3 क्या, दोनों भाजक है और अभाज्य संख्या भी है। यही पूछ रहा ना, अभाज्य संख्या भी और 6 की भाजक भी हो। तो आंसर क्या आ गया, 2 और 3। समझ में आया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 6 बराबर 2 गुणा 3। तो इसकी क्या हो गया, तो इसके अभाज्य भाजक कौन कौन से हो गए, 2 3। तो इसका कौन सा हो गया आंसर, सेकंड। ठीक है। अब बी, तो ए का कौन सा हो गया, सेकंड। अब x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकर संख्या है। तो मैंने क्या बोला, पहले विषम संख्या, पहले क्या लिख दो, विषम प्राकर संख्या लिख दो। 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ये सारी क्या हो गई, प्राकर संख्या। अब इसमें से विषम छाट लो। 1 3 5 7, ये सारी क्या है, विषम संख्या। विषम छाट ली तो एक कौन सा हो गया, 1 3 5 7। तो विषम प्राकर संख्या कौन सी हो गई, 1 3 5 7 9। 11 नहीं लेंगे क्योंकि क्या बोल रहा है, 10 से कम बोल रहा है। तो 11 तो 10 से बड़ी हो गई। तो आंसर क्या हो गया, 1 3 5 7 9। ये कौन से में, फोर्थ में। तो बी का क्या हो गया, फोर्थ। ठीक है। आगे सी, x एक प्राकर संख्या है जो 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक है, मैंने बोला सिंपल अगर भाजक पूछे तो क्या कर दो, इसको देखो, इसे पेयर बना के लिख दो। कैसे, 6 बराबर 6 गुणा 1 होता है। 2 को किससे गुणा करेगी, 6 आ जाए, 2 3 6। ठीक है, 3 दूनी 6। और कुछ बनेगा कि इसका जोड़ा, नहीं बनेगा ना, और तो कुछ भी नहीं बनेगा। देखो यही बनेगा, 1 गुणा 6 या फिर 2 गुणा 3, यही बनेगा, इनके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पे इसकी भाजक कौन कौन सी हो गई, तो 6 1 2 3, ये सारी क्या हो गई, 6 की भाजक हो गई। समझ में आया। यानी 6 को मैंने क्या लिख दिया, 1 गुणा 6 लिखो या फिर 6 गुणा 1 लिखो, एक ही बात है। तो मैंने इसलिए एक बार लिख दिया इसको। ठीक है। और उसके बाद में 6 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 गुणा 3। तो 3 गुणा 2 लिखूँ या 2 गुणा 3, एक ही बात है। तो मैंने एक बार ऐसे लिख दिया। ठीक है। आगे, तो 6 की भाजक कौन कौन से हो गए, 6 के भाजक हो गए कौन कौन से, 1 2 3 और 6। ये क्या हो गए, 6 के भाजक। 6 के भाजक हो गए, यानी इनमें 6 का भाग जाता है। तो 1 2 3 6, ये कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट में। तो इसका फर्स्ट। अब डी, तो सी का क्या हो गया, फर्स्ट। आगे मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो मैथमेटिक्स से बनाओ, एम, एम के बाद में ए के बाद में टी, टी के बाद में क्या, एच, एच के बाद में ई, उसके बाद में एम। नहीं, एम नहीं आएगा, एक अक्षर आ गया ना, एम तो पहले आ चुका है तो एम नहीं आएगा। अब वापस से क्या आ रहा है, ए भी आ चुका है, ए को भी नहीं लेंगे। अब टी, टी भी आ चुका है, टी को भी नहीं लेंगे। ठीक है। अब आई, सी और एस। तो क्या हो गया, एम ए टी एच ई आई सी एस। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन थर्ड में। ठीक है। दोबारा से यहाँ पे लास्ट में आप लिख दो इधर क्या, फर्स्ट किससे, फर्स्ट का सी से, और सेकंड का किससे, ए से, और थर्ड का किससे से मिलान है, थर्ड का मिलान किससे, डी से, और फोर्थ का किससे, बी से। ठीक है। फर्स्ट का सी से, बिल्कुल फर्स्ट सी से, सेकंड का ए से, थर्ड का डी से, बिल्कुल, फोर्थ का बी से। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर। समझ में आया। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।